सो कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, जैसे ये एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट मींस इसका पोजीशन, ठीक है, पोजीशन ऑफ दिस डॉट। तो इसका पोजीशन जो है वो फ्रॉम टू फिक्स्ड लाइंस हम कोऑर्डिनेट्स करते हैं। जैसे अगर हम ये एक पेपर माने, ये मान लो एक पेपर है, ये जो है एक पेपर है या आपकी कॉपी का पेज है, उसमें ये पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? जो ये वर्टिकल लाइन है इससे डिस्टेंस, और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, बाउंड्री जो है पेपर की, इसके पोजीशन हमें कैसे पता चलेगा? इसके जो डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, इसका इस वर्टिकल लाइन से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है और हॉरिजॉन्टल लाइन से 9 सेंटीमीटर अबव। तो हमारे को ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट यानी कि पोजीशन पता चलता है। सो कोऑर्डिनेट्स के लिए हमारे पास वी रिक्वायर टू फिक्स्ड लाइंस, एक रेफरेंस लाइन, जैसे ये एक रेफरेंस लाइन है और एक ये रेफरेंस लाइन है, और इसके इसके इन रेफरेंस लाइन से कितना दूरी पे कोई पॉइंट है वो उसके कोऑर्डिनेट्स कहलाए जाएंगे। और इन रेफरेंस लाइंस को हम क्या कहते हैं? जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम क्या कहेंगे? एक्स एक्सिस। हाँ, और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस। तो किसी भी, अगर मैंने एक पॉइंट यहां लिखा, एक पॉइंट है पॉइंट ए, और मैं बोलता हूं इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो पहले इसका हम कोऑर्डिनेट्स, इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट। और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का? शाबाश, कौन बोलेगा? एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का होगा डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, यानी कि ये जो एक्स एक्सिस है इस पे अगर हमें पोजीशन चाहिए, तो इस पे पोजीशन कौन सी होगी? इसकी पोजीशन तो ये वाली है, और यहाँ की पोजीशन मींस बेसिकली कि वाई एक्सिस से ये कितनी दूरी पे है। तो दैट मींस कि यहाँ पे जो इस पॉइंट ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो बेसिकली क्या है? दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो वो हम यहाँ लिखेंगे, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ ए पॉइंट के बाद ब्रैकेट लिखेंगे 5 कॉमा, तो 5 इज योर एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। फॉर एग्जांपल दिस इज 9 सेंटीमीटर, सो वाई कोऑर्डिनेट विल बी 9। ठीक है, तो हम किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? उस पॉइंट के आगे ब्रैकेट लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे और फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ठीक है। ओके। सो हमने कुछ एक्सरसाइजेस की थी, और इसको हम कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं। अभी देखो, हमने देखा था कि हमारे पे जो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और वर्टिकल को वाई एक्सिस। तो हमारे को 4 कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स मिलते हैं, क्योंकि क्वाड्रेंट मीन 4 हिस्से, हमने 4 खानों में डिवाइड कर दिया। इस ये जो पूरी स्पेस थी इसको हमने 4 हिस्सों में बांट दिया। एक हमारे पास ये हिस्सा है, ये वाला, तो इसको क्वाड्रेंट 1 कहेंगे, इसको क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। तो अब कोई भी पॉइंट अगर हम किसी क्वाड्रेंट में लिखें, फॉर एग्जांपल मैं अगर एक पॉइंट ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, पॉइंट बी, तो इसका अभी देखो ध्यान से, इसमें मैंने मार्किंग, इसमें बुक में मार्किंग है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ जो लेफ्ट डायरेक्शन में है ये नेगेटिव डायरेक्शन है, सो नेगेटिव एक्स एक्सिस। जो ऊपर है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, और जो नीचे है इस 0 से वो नेगेटिव वाई एक्सिस। अब कोई भी पॉइंट अगर मैं यहां लिखता हूं, मान लो मैं पॉइंट यहां लिखता हूं, एक पॉइंट बी यहां पे,
दिख रहा है ना? यस यस सर। हाँ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कौन बताएगा? सर नेगेटिव पहले 6 हाँ, पहले एक्स कोऑर्डिनेट बताना है. सो एक्स कोऑर्डिनेट विल बी -6, -2 2. वेरी गुड. तो बेसिकली हमें इस कोऑर्डिनेट हमें इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस. तो वो तो ये है. इसको हम अगर प्रोजेक्ट करें तो ये -6 है. तो एक्स मैं लिखूंगा एक्स कोऑर्डिनेट -6 कॉमा वाई कोऑर्डिनेट इसका इज 2. ये तो सब उनको आता है ना, ये हमने एक्सरसाइजेस भी की थी. यस सर। ये Yes, अगर sir. हम गूगल क्लासरूम में जाएं तो ये हमारी एक्सरसाइज थी. कौन सी? ये दिखाता हूं मैं. ये हमने किए थे. ये कोऑर्डिनेट वर्कशीट 1603. ये सबों ने किया था ना प्रैक्टिस? Yes, sir. अगर किसी ने नहीं किया इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो. 1603 के कोऑर्डिनेट्स का वर्कशीट है. तो यहाँ पे ये इसके कुछ क्वेश्चंस हैं. इसमें फर्स्ट लिंक में और सेकंड लिंक में इसके आंसर्स हैं. तो इनकी खूब सारी आप प्रैक्टिस कर लेना. ठीक है? ओके। सबों ने किए थे या किसी का छूट गया था? सो हम देखते हैं किस टाइप की एक्सरसाइजेस हमारे को आ सकती है. और इसमें 2 वर्ड्स याद रखने के हैं. कौन कौन से? एक है तो क्या कहते हैं देखो ये तो क्वाड्रेंट्स हैं, ये मैंने बताए. जो ये 4 हिस्से हैं, एक क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4. इनको क्वाड्रेंट्स कहेंगे. ठीक है? एक तो ये नाम याद. अगर कोई पूछेगा क्वाड्रेंट क्या होता है या क्वाड्रेंट, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए उसे. फिर हमने देखा द एक्स कोऑर्डिनेट. ये वर्ड देखो. द एक्स कोऑर्डिनेट is also called abscissa and the y coordinate is also called ordinate. तो ये 2 वर्ड्स भी आने चाहिए. तो बेसिकली जो x कोऑर्डिनेट है वो उस पॉइंट का एब्सिसा है, उसको एब्सिसा कहेंगे. और जो y कोऑर्डिनेट है उसको ऑर्डिनेट कहेंगे. ये याद रखना. ठीक है? ये आप ओके सर। अगर Yes, sir. अगर नोट नहीं किया है कॉपी में तो इसको आप लिख सकते हो, इस वर्ड को और इस वर्ड को. आगे चलो या लिख रहे हो? Sir, लिख लिया. हाँ. सो एब्सिसा क्या है? द एक्स कोऑर्डिनेट. इतना ही लिखना है. द एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा. द वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट. तो किसी पॉइंट का अगर कोई पूछेगा एब्सिसा क्या है तो दैट इज द एक्स कोऑर्डिनेट. और ऑर्डिनेट क्या है? दैट इज द वाई कोऑर्डिनेट. तो ये याद रखना है. तो अब आपको ये तो इजी है. अब जैसे यहाँ लिखा है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट मार्क्ड ऑन द एक्सिस. फॉर एग्जांपल पॉइंट डी. जल्दी से करते हैं. पॉइंट डी का क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? 0 -4। हाँ, वेरी गुड. सो पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है. एक्स कोऑर्डिनेट तो क्योंकि वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट -4. तो ऐसे लिखेंगे हम इसकी कोऑर्डिनेट्स. तो ये तो इजी.
तो ये तो बेसिक चैप्टर है अबाउट योर कोऑर्डिनेट्स। फिर एक है हमारे पास इसमें, लेट मी सी इस वर्कशीट में है क्या। जो वर्कशीट है ना, इसमें ये जो 1603 है, इस वर्कशीट को आप खोल के प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें डिफरेंट प्लॉटिंग पॉइंट्स यूजिंग इंटरसेक्शन। तो बेसिकली इंटरसेक्शन क्या है, जहां पे एक्स और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती है वही तो कोऑर्डिनेट होता है। इससे कंफ्यूज नहीं होना इन वर्ड से। अभी ये आप क्या सोनिया के अलावा बाकी सारे 9th में है ना? Yes, sir. तो ये वाली एक्सरसाइज, ये वर्कशीट्स किए हैं सबू ने? तो ये कर Yes, लेना sir. आप। Yes, sir. Yes. ये तो 9th का, तो ये चैप्टर 9th में चैप्टर 3 है, तो इसी को हम यूज करेंगे 10th में फॉर चैप्टर 2। तो 10th में तो सोनिया सिंह है। सोनिया, आपने चैप्टर 2 किया है क्या? सोनिया सिंह, Yes, sir. चैप्टर 2 किया है आपने? Yes, sir. Chapter 2 polynomial है। हाँ, पॉलिनोमियल में जैसे मैं भी दिखाता हूँ, पॉलिनोमियल में उसमें आपको ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे ये है, ये मैथ आप देखोगे चैप्टर 2 का, इसमें जो पॉलिनोमियल है इसमें आपको प्लॉट करना है। ये किया आपने क्लास में? बताओ। Yes, sir. ये समझ में आया है? Yes, sir. आ गया। ओके, गुड। ओके, लेट्स गो बैक टू, तो चैप्टर 3 जो है फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसका मतलब है आप लोगों ने कर ली है प्रैक्टिस। और Yes. पॉलिनोमियल में आप लोग सिर्फ इसकी प्रैक्टिस कर लेना। Yes, sir. ये जो 1504, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Sir, ये सारे रफ में करने। हाँ रफ में करो, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 1504 है, देखो मैं दिखाता हूँ। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस किस टाइप की है? ये बेसिकली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की ही प्रैक्टिस है, पॉलिनोमियल्स की। अब जैसे ये कह रहा है, पिक द एक्सप्रेशन दैट मैचेस दिस डिस्क्रिप्शन। क्या कह रहा है? a polynomial of 5th degree with leading coefficient of 7 and a constant term of 6। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। इन 4 में से ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है जो 5th डिग्री का है और उसका जो लीडिंग कोफिशिएंट, या लीडिंग मतलब जो जिसमें सबसे ज्यादा वेरिएबल का पावर है, जो सबसे पहले हम लिखते हैं। अभी देखो हर एक्सप्रेशन में सबसे पहला जो टर्म है वो उसमें सबसे ज्यादा पावर होगा वेरिएबल का। तो लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो 7 है और जो कांस्टेंट टर्म है वो 6 है। तो कौन सा आंसर होगा? ए, बी, सी, डी? Sir, C.
सो सी होगा, क्योंकि सबसे पहले होगा पॉलिनोमियल ऑफ फिफ्थ डिग्री। तो फिफ्थ डिग्री कौन कौन है? एक तो ए है और एक सी है। तो ये तो दो ऑप्शन मिल गए। फिर साथ में कह रहा है लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ 7। तो इसमें जो लीडिंग कोफिशिएंट है, सबसे पहले टर्म का कोफिशिएंट, इसका तो 6 है, तो ये तो आउट हो गया। इसका 7 है, और साथ में कह रहा है कांस्टेंट टर्म 6 है, तो कांस्टेंट टर्म 6 है, तो इसका मतलब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही छोटे छोटे एक्सरसाइजेस हैं, इसमें इससे थोड़ा आपको रिवीजन हो जाएगा कि डिग्री क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। जैसे ये कह रहा है विच पॉलिनोमियल्स आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि सबसे पहले आपको जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, वो सबसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये है। अब इसमें एक्चुअली कैसे आना चाहिए अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें? तो क्योंकि सबसे इसका सेकेंड डिग्री है, एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले हमें ये वाला टर्म लिखना है, -5x² प्लस 4x प्लस 2। ये करेक्ट फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन कौन सा आ रहा है? एक तो ये आ रहा है p5 2p² p और फिर ये भी आ रहा है, क्योंकि इसमें z का पावर क्या है? 1, और यहाँ पे z का पावर क्या है? 0, क्योंकि हम -1 को हम कैसे लिख सकते हैं? हम -1 मल्टीप्लाइड बाई z टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। तो ये भी करेक्ट है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ये भी है। ये तो गलत फॉर्म में लिखा है बी। सो ए और सी को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने चेक किया, तो कह रहा है ग्रेट वर्क। समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. इसका बताओ जल्दी से, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? sir. Q Sir, 5. quadratic square क्या? व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? Sir, 5. हाँ, सो डिग्री क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल, तो ये पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, और इसकी डिग्री क्या है? जो वेरिएबल, जिस टर्म में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा ये, और इसका हाईएस्ट पावर 5 है, तो हम लिखेंगे इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 5। तो यहां आंसर लिखेंगे 5। ठीक है। सो ऐसे ही आप इसको आप ये खूब इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेज होंगी। इससे पॉलिनोमियल के आपके एक अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएगा। जैसे 1506 का देखते हैं, एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं मैं। अब ये देखो क्या कर रहा है। अब ये कह रहा है फैक्टर द पॉलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 बाइनोमियल्स। अब ये पॉलिनोमियल है, इसके आपने फैक्टर्स निकालने हैं, क्योंकि लिखा हुआ है फैक्टर द पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन किया ना आपने पॉलिनोमियल का। फैक्टराइजेशन आपने दो तरीके से किया है पॉलिनोमियल का। एक है बाय स्प्लिटिंग मेथड, और दूसरा है बाय जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। याद है? याद है या Yes, उसको फिर रिवाइज करना है? सर, एक बार फिर से रिवाइज करवा दीजिएगा। हम पॉलिनोमियल के फैक्टर्स जब निकालते हैं,
फैक्टर्स कैसे निकालते हैं पॉलिनोमियल के? फैक्टर क्या मतलब होता है? किसी भी पॉलिनोमियल या किसी भी, मान लो किसी भी नंबर का अगर फैक्टर है, जैसे मैं बोलता हूं 15 के फैक्टर्स क्या हैं? 5 और 3। उसका क्या मतलब है कि जब मैं किसी एक फैक्टर से इस 15 को डिवाइड करूंगा तो मेरे को दूसरा कोशेंट मिलेगा और रिमाइंडर मेरे को 0 मिलेगा। ये 0 इंपॉर्टेंट है, तभी मैं इन दोनों को फैक्टर मानूंगा। अगर मैं मान लो मैं कहता हूं 16 डिवाइडेड बाई 5, जब मैं 16 को एक्चुअली डिवाइड करता हूं 5 से, 5 3 जा 15 और रिमाइंडर 1 बच गया। तो क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है, इसलिए ये दो जो है, इसलिए 15 जो है वो 16 का फैक्टर नहीं है। तो इसी तरीके से कोई भी पॉलिनोमियल है, उसके फैक्टर कौन सा होगा? जब मैं इस पूरे पॉलिनोमियल को उस टर्म्स, उस दूसरे किसी भी पॉलिनोमियल, इसका फैक्टर मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं जब दो एक्सप्रेशंस का, कुछ भी एक्सप्रेशन हो सकता है, मान लो मैं यहां लिखता हूं x-5 और x+2, वैसे एक मैंने रैंडमली लिखा है। अगर ये एक्सप्रेशन इसके बराबर होती है तो ये आपस में, क्योंकि यहां ब्रैकेट है, इसका मतलब है ये पूरा इस पूरे के ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मल्टीप्लाई होगा तो ये एक फैक्टर बन गया और ये पूरा दूसरा फैक्टर बन गया। उसका ये भी मीनिंग है कि अगर मैं इस पॉलिनोमियल को इस एक फैक्टर से डिवाइड करूं, फॉर एग्जांपल मैं इस पूरे पॉलिनोमियल को x³ - 7x² + 7x + 15 को अगर मैं डिवाइड करता हूं इस वाले एक दूसरे पॉलिनोमियल से, तो जब मैं इसको लॉन्ग मेथड से डिवाइड करूंगा, मेरा अगर रिमाइंडर मेरा अगर 0 आएगा, अगर 0 आएगा, देन आई कैन से यस दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है। अब लेकिन जब हमें फैक्टराइजेशन फाइंड करना है तो हमने दो तरीके देखे थे। एक देखा था बाई स्प्लिटिंग। कैसे स्प्लिट किया था, याद है? स्प्लिट जैसे मान लो हमने लिखा था x² प्लस 5x प्लस 3 तो हमने क्या किया था, जो ये बीच वाला है मिडिल टर्म, इस मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट किया था। कैसे स्प्लिट किया था? ऐसे स्प्लिट करना है कि उन दो, जैसे टू कैसे आ सकता है? टू तो कई तरीके से आ सकता है। मैं 3 - 1 कर सकता हूं, वो भी 2 के बराबर होता है, या 5 - 3 कर सकता हूं, वो भी 2 के बराबर है। लेकिन इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि जब अगर उन दो को मैं प्रोडक्ट करूं, प्रोडक्ट, तो वो मेरा इसके बराबर आना चाहिए। तो 5 3 जा 15 और 5 - 3 2। तो बाय स्प्लिट मेथड मेरा क्या तरीका है कि इस बीच वाले मिडिल टर्म को मैं स्प्लिट करता हूं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, पहला टर्म x², 2x को मैंने 5 और 3 में स्प्लिट करना है, तो मैं लिख सकता हूं +5x -3x, क्योंकि जब इन दो को अगर मैं आपस में ऐड करूं तो वो 2x मिलेगा, प्लस 15। यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है, इसको मैंने ऐसे लिखा, इस फॉर्म में। उससे क्या फायदा हुआ
अब मैं इन दो का कॉमन निकाल सकता हूं। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 5x का क्या कॉमन होगा? x। Sir, X. और अंदर क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करो तो x, 5x को x से डिवाइड करो तो 5। यानी कि ये वाला इतना हिस्सा है एक्सप्रेशन का, इसको मैंने x मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 5 किया। अब ये बाकी बाकी दो बच गए, इसमें कॉमन क्या लूंगा मैं? Sir, 3. 3। -3 कॉमन लेता हूं मैं। एक्चुअली अगर मैं +3 लूं, एक्चुअली यहाँ पे ये ठीक से नहीं होगा यार, इसको मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि मैंने रैंडमली बनाया था। इसको मैं नेगेटिव रखता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं -3 अगर कॉमन लूं, यहां बचेगा x प्लस 5। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन था एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, इसको पहले मैंने स्प्लिट मेथड से ऐसे लिखा, ये पूरे को ऐसे किया। उसके बाद मैंने पहले दो को कंबाइन किया, इन दो को, x कॉमन लिया, अंदर बचा x प्लस 5। फिर इन दो को -3 कॉमन लिया, अंदर बचा x प्लस 5। अब इसको देख के मेरे को पता है कि ये x प्लस 5 और x प्लस 5 जो है ये कॉमन है, तो मैं x प्लस 5 पूरा का पूरा बाहर रखूंगा कॉमन। अंदर क्या बचेगा? अब ये पहला टर्म ये x प्लस 5 कैंसिल हो गया, तो मेरे को सिर्फ x बच गया, और यहां दूसरे टर्म में सिर्फ -3 बच गया। यानी कि ये जो पहला जो मेरा एक्सप्रेशन था ओरिजिनल, जो पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये पॉलिनोमियल को मैंने किस फॉर्म में लिखा? इस फॉर्म में। वो क्या है? x प्लस 5 ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 3। अब ये जो पॉलिनोमियल था, इसको मैंने, एक ये पॉलिनोमियल बन गया और एक ये, और इनका आपस में प्रोडक्ट हो, और जब प्रोडक्ट हुआ दैट मींस ये एक फैक्टर है, दिस इज वन फैक्टर, एंड दिस इज योर सेकंड फैक्टर। किस चीज का फैक्टर है? इस पूरे पॉलिनोमियल। यानी कि इस पूरे पॉलिनोमियल को मैंने फैक्टराइज किया। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. सो दिस इज योर स्प्लिटिंग मेथड। इसको हम क्या बोलते हैं? स्प्लिट मेथड। कि जो बीच का टर्म है उसको मैं ऐसे स्प्लिट करता हूं कि उनको ऐड करने पे मेरा मिडिल टर्म आ जाए और उनको मल्टीप्लाई करने पे मेरा ये लास्ट टर्म आ जाए। ठीक है, ये तो स्प्लिटिंग मेथड हुआ। दूसरा मेथड है बाय फैक्टर थ्योरम। बाय फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम याद है कि नहीं याद है? बताओ, किसको याद है? फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है? फैक्टर थ्योरम, जैसे अगर याद नहीं है, भूल गए हो, तो आप YouTube पे हमारे जो हमने बनाए हुए हैं ट्यूटोरियल्स और ऑनलाइन क्लासेस, उसमें आप देख सकते हो। फैक्टर थ्योरम में हम क्या यूज करते हैं? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? कौन बताएगा? शाबाश। एक ऐसा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? मान लो मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूं x प्लस 5, बस ये इतना ही है। अगर मैं इज इक्वल टू कुछ लिख दूं फिर तो इक्वेशन हो गया। अगर सिर्फ एक्सप्रेशन लिखूं x प्लस 5,
उस एक्सप्रेशन को ही हम पॉलिनोमियल कहते हैं। इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा? कौन बताएगा? शाबाश, दीक्षा आप बताओ, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। अगर नहीं पता है तो बोलो नहीं मालूम है, कोई बात नहीं। सर नेगेटिव सर x+5 के इक्वल 0 रखेगा। हाँ, तो इस पॉलिनोमियल को अगर इसका जीरो फाइंड करना है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो हम क्या करते हैं, हम इस पॉलिनोमियल को पहले जीरो के इक्वल बनाएंगे और फिर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू क्या होगी? -5 -5। तो हम कह सकते हैं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x+5 इज -5, यानी कि x की वो वैल्यू that value of x मतलब वेरिएबल which makes the polynomial equal to 0। यानी कि अगर मैं फिर से लिखूं, x+5 मेरा ओरिजिनल पॉलिनोमियल था और इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमने -5, x इक्वल टू -5 फाइंड किया। इनडायरेक्टली उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू में -5 डालूं तो इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या बन जाएगा? 0 बनेगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया ना, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। यस सर। अब यस सर। इसका ये एक बड़ा फायदा है, इससे हमारे को फैक्टर निकलता है। कैसे निकलता है? कि जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, किसी भी, मान लो मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूं 5x या 5x² प्लस, चलो लीनियर इक्वेशन ही लिखें, 5x + 3। इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा? इस पॉलिनोमियल का, जब इस पॉलिनोमियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पूरे पॉलिनोमियल का अगर नाम लिखना है तो मैं इसको लिख सकता हूं px, यानी कि एक पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल x है, वो ये पूरा पॉलिनोमियल है। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं px इक्वल टू 5x + 3। फिर मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे बताओ इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा? सर शाबाश, -3/5। हाँ। सो इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? यानी कि मैं इस पूरे पॉलिनोमियल को पहले जीरो इक्वेट करूं, फिर x की वैल्यू फाइंड करूं। x की वैल्यू होगी -3/5। तो फैक्टर थ्योरम मेरे को क्या बोलता है? फैक्टर थ्योरम, अभी ये तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, उसके बाद फैक्टर थ्योरम मेरे को हमने पढ़ा था, उससे क्या फायदा होता है कि जब हमें एक बारी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पता चला तो हम कह सकते हैं कि इसको वापस मैं यहां ले आऊं, यानी कि -3 को मैं अगर इस साइड लाऊं तो मैं कह सकता हूं x + 3/5 जो है ये इस पॉलिनोमियल का एक, दिस विल बी वन ऑफ द फैक्टर, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक पॉलिनोमियल है, सपोज 2x +
4। अब इसमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? सर -4 अपॉन में 2। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? शाबाश। सर -4 अपॉन में 2। -4 अपॉन 2। वो -4/2 कितना होता है? -2। ठीक है। सो इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज -2, यानी कि x इक्वल टू -2 जो है वो इसका पॉलिनोमियल है। ये तो पॉलिनोमियल का जीरो आपने फाइंड किया। उसके बाद फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है, ये ध्यान से याद रखना। फैक्टर थ्योरम कहता है कि पहले आप जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करो, वो तो आपने फाइंड कर लिया। उसके बाद अगर आप इसको यहां लाओगे, दैट मीन्स जो x+2 है ये इस ओरिजिनल पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। तो x+2 विल बी one of the factors of this polynomial जो हमारे पास ओरिजिनल है, मान लो px। अब हम इसको देखते हैं कि क्या सच में ये है। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर होता है जब हम इसको इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। जैसे हमने कहा कि 15 का अगर हमें फाइंड करना है, क्या इज 3 a फैक्टर ऑफ 15? तो मैं क्या करूंगा, 15 को 3 से डिवाइड करूंगा और फिर देखूंगा कि क्या मेरा रिमाइंडर 0 है। अगर 0 है तो मैं कह सकता हूं यस 3 इज ए फैक्टर। इसी तरह अगर इस ओरिजिनल 2x+4 को मैं डिवाइड करूं किससे? x+2 से। अब देखते हैं, अब इस पॉलिनोमियल को, इस एक्सप्रेशन 2x+4 को x+2 से डिवाइड करना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा पहले? तो पहले फर्स्ट टर्म देखो आप, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो अब 2 को पूरे इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करो। 2 को x से करो तो 2x, 2 को 2 से करो और प्लस 4, फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0। इससे क्या प्रूव हो गया कि यस, ये जो x+2 था ये इस पॉलिनोमियल का 2x+4 का एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर कौन सा होगा? दूसरा तो इसका कोशेंट होगा। सो 2x+4 को मैं अगर फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट लिखना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई x+2। तो ये एक एक्सप्रेशन था, ये एक पॉलिनोमियल था, इसके मैंने ये फैक्टर्स निकाले। ठीक है। ओके सर। सो ये मेथड है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सो हमने क्या सीखा कि कोई भी हमारा पॉलिनोमियल के अगर हमें फैक्टर्स निकालने, यानी कि हमें फैक्टराइज करना है, तो हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक मेथड है हम स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को, और दूसरा है बाय यूजिंग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। किसी किसी क्वेश्चन में या किसी पॉलिनोमियल में आपको ये इजी लगेगा तो स्प्लिट से करो, किसी में आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यूज करना है तो उसको यूज कर सकते हो। ठीक है।
तो Yes, yes. ये आपको आज रिवाइज हो गया कि जब हम पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे, उसके फैक्टर्स निकालेंगे, हम दो मेथड्स यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास जैसे क्या एक्सरसाइज थी, ये तो एक खान एकेडमी का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन था। तो ऐसे आपके जो चैप्टर है पॉलिनोमियल का, आप उस बुक में देख सकते हो, उसमें कई सारे क्वेश्चंस होंगे। अब जैसे ये कह रहा है इस पूरे एक्सप्रेशन को आपने फैक्टराइज करना है, अब गेस करना है कि ये इनमें से कौन सा ठीक होगा। अब इसका मतलब है आपको आंसर्स पहले ही दिए हुए हैं, इसमें से कुछ आंसर, चूज वन आंसर, यानी कि इनमें से एक आंसर करेक्ट है, बाकी तीन गलत है। और एक आंसर करेक्ट कौन सा होगा, जो जिसमें ये तीनों, अब देखो तीन फैक्टर्स हैं, एक ये है और एक ये है, क्योंकि तीनों आपस में ब्रैकेट में, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यानी कि इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है, ये तीन फैक्टर्स हैं, ये तीन फैक्टर्स हैं, या ये तीन फैक्टर्स हैं। अब इनको स्प्लिटिंग मेथड से तो इसको मुश्किल हो रहा है कि किसको आप स्प्लिट करोगे। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि हम इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अगर फाइंड करें, अब हमें गेस करना है। अगर देखो, अगर हमारे पास एक फैक्टर ये है, दैट मीन्स अगर x-1, अगर ये एक फैक्टर है, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, बताओ। अभी हमने सीखा ना, जीरो ऑफ द पॉलि, है Sir, one. हाँ, दैट मीन्स अगर अगर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 1 है, तब ये एक फैक्टर हो सकता है। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 1, दैट मीन्स अगर इसमें हम x की वैल्यू 1 करें, तो क्या वो जीरो बन जाएगा? तो ऐसे चेक कर लेते हैं। अगर 1 डालता हूं मैं, ये बन जाएगा 1³ -7 इंटू 1² +7 इंटू 1 +15। 1³ is 1 -7 +7 +15। तो ये बन रहा है क्या, देखो। ये तो नहीं बन रहा है जीरो, क्योंकि ये -7 है और ये +7 है। ये कैंसिल हो गया, 15 + 1, ये तो 16 बन गया। दैट मीन्स x = 1। अगर मैं इस पूरे पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 1 रखूं, तो ये जीरो नहीं बन रहा है, विच ऑल्सो मीन्स कि x-1 जो होगा वो एक फैक्टर नहीं होगा। दैट मीन्स ये ऑप्शन भी कट गया, क्योंकि अगर इसमें एक फैक्टर, ये एक फैक्टर है ही नहीं, तो ये तीनों का तो मतलब ही नहीं है। जब ये ही नहीं फैक्टर है, इसको मैंने कैंसिल कर दिया। ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, फिर तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच गया। समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्लियर? Yes, तो sir. ये थोड़ा अब हमने इस क्वेश्चन में क्या, हमने किस चीज को इस्तेमाल किया? हमने फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल को इस्तेमाल किया। और क्या मेथड यूज किया? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, उससे हमें पता चला कि जब x = 1 अगर हम करें, तो ये जीरो नहीं बनता है। और अगर ये जीरो नहीं बनता है, दैट मीन्स x-1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। जब ये हमें समझ में आ गया, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया, तो केवल ये बच गया।
तो हम इसको ऑप्शन को सी सिलेक्ट करते हैं। अब देखते हैं आंसर। कह रहा है वेरी गुड, क्योंकि हमें यहाँ पे हिंट मिला था कि हमारे को एक ही आंसर चाहिए। ये 3 ऑप्शन तो कट गए, एक ही बच गया। अब देखो ऐसा ही, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब आपके पास पॉलिनोमियल क्या है, 7x प्लस 5x²। या अगर इसको आप सही तरीके में लिख सकते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले x² लिखो फिर 7x लिखो, यार उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसमें फैक्टर्स कौन से होंगे, तो फिर से जल्दी से जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को यूज करो। अब देखो ये कब होगा, x प्लस 5 कब फैक्टर होगा, अगर x इक्वल टू -5। अगर आप x इक्वल टू -5 इसमें वैल्यू डालो और इसकी वैल्यू 0 बन जाए, तब आप कह सकते हो यस x प्लस 5 विल बी वन ऑफ द फैक्टर्स। तो आप जल्दी से इसमें -5 डालो। -5 पहले टर्म क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा -35 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई, इसको हमने अगर -5 माना, -5 का स्क्वायर क्या है, +25। ये तो साफ पता चल रहा है कि ये 0 नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो 125 बन गया, ये तो सिर्फ 35 है। तो इसका मतलब है ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। x प्लस 7 यानी कि -7 देखें, 7 मल्टीप्लाइड बाई -7 प्लस 5 -7 का स्क्वायर। ये क्या हुआ, ये तो हो गया -49। और ये तो 7² का -7² तो 49 हो गया, 49 इंटू 5, ये तो इससे कैंसिल होगा ही नहीं। इसका मतलब है ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अब देखो x तो है ही फैक्टर, ये तो साफ नजर आ रहा है, क्योंकि x इसमें भी है और इसमें भी है। आप इसको अगर 7x प्लस 5x² को अगर x बाहर रखो तो अंदर क्या मिलेगा हमें, तो ये तो एकदम साफ नजर आ रहा है कि ये आपस में प्रोडक्ट हो गया। एक फैक्टर x है, दूसरा 7 प्लस 5x है। तो दो फैक्टर्स मेरे को मिल गए, एक x मिल गया और दूसरा 7 प्लस 5x मिल गया। दैट मीन्स यस x जो है वो इसका फैक्टर है, तो मैं x को यूज करूंगा। अब चलो ये वाला आप खुद कर लेना। फैक्टर द पॉलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 बाइनोमियल्स। अब फिर से इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो क्या क्या यूज करोगे आप, कौन सा मेथड, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल करो, उससे फास्ट हो जाएगा। ठीक है, Okay, sir. ये हिंट मैं देता हूं, यूज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसको हम होमवर्क, चलो ये होमवर्क मानते हैं, ये आप करो, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। किस चीज की प्रैक्टिस होगी, पॉलिनोमियल की भी होगी, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की भी होगी और फैक्टराइजेशन की भी हो जाएगी। ठीक है, Okay, sir. चलो आज के लिए इतना काफी है। तो ये मैं इसको सेव भी करता हूँ एज इमेज, और ये मैं आपको व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा होमवर्क, और गूगल क्लासरूम में भी हम डाल देंगे होमवर्क। और जो आपका ये क्या इसको बोलते हैं, ये जो मैथ 9 में गूगल क्लासरूम में ये जो है ना 1504, 1505, 1506,
1507, इन सबों को मैं असाइन करता हूं, तो आप इसको एक बारी इनको देख भी सकते हो। पॉलिनोमियल्स की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की भी हो जाएगी, फैक्टराइजेशन की भी हो जाएगी। ओके, ओके सर। चलो, ओके देन, बाय, बाय। गुड नाइट, बाय सर, गुड नाइट सर। बाय।